जय भीम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में बताऊंगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का विद्यार्थी जीवन कैसे व्यतीत हुआ। भीम परीक्षा में मिले अंकों से कभी संतुष्ट नहीं होता था, हर वक्त प्रगति के लिए बेचैन रहता था। इस सब बेचैनी का प्रभाव भीम के जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता था। भीम के मन में पाठ्यक्रम से हटकर किताबें पढ़ने की जिज्ञासा हुई। किताबों के प्रति भीम के मन में दिलचस्पी बढ़ने लगी, परंतु रामजी सकपाल नहीं चाहते थे कि भीम पाठ्यक्रम से बाहर की किताबें पढ़े। भीम बाहर की किताबें पढ़ने की हट करने लगा। भीम के हट करने पर बटुए में रुपए हो या न हो, वो किताब लेने चल पड़ते। अगर रुपए बटुए में नहीं है तो सीधे अपनी ब्याही बेटी के घर जाते थे, उससे उधार रुपए लेते थे। यदि रुपए उसके पास भी नहीं होते तो वे उसे दिए हुए आभूषणों में से एक आभूषण उधार ले आते थे। जान पहचान के सर्राफ के यहाँ गिरवी रखकर रुपए मिलते ही भीम के लिए आवश्यक किताब खरीद कर लाते थे। मासिक पेंशन मिलने पर गिरवी आभूषण छुड़ाकर लाना और उस आभूषण को अपनी बेटी को वापस करना उनकी शैली बन गई थी। कुछ दिनों में भीम एल्फिस्टन माध्यमिक स्कूल में जाने लगा। उस स्कूल के विद्यार्थियों ने भी भीम को जाने अनजाने में अपमान के धब्बे दिए। एक बार अध्यापक के कहने पर भीम गणित की किताब के सवाल हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड की ओर जाने लगा। इतने में कक्षा के विद्यार्थियों ने शोर मचाया। वो शोर इसलिए था, ब्लैक बोर्ड के पीछे नाश्ते के डिब्बे रखे थे। भीम के ब्लैक बोर्ड के स्पर्श से नाश्ते के डिब्बे अशुद्ध हो गए। इस डर से सभी विद्यार्थी नाश्ते के डिब्बे बाहर फेंकने के लिए गए थे। उन डिब्बों की वो आवाज बाहर के संसार के छुआछूत के पागलपन की प्रतिध्वनि थी। डिब्बों की आवाज और विद्यार्थियों का शोर भीम के कानों में हमेशा गूंजता रहा होगा। इसमें क्या विचित्रता। अध्यापकों में से कोई भीम से कहता था, तू तो महार है, तुझे पढ़ाई करके क्या करना है, तू स्कूल छोड़कर चला जाएगा तो अच्छा। ऐसे अपमानित करने वाले शब्द सुनते सुनते भीम का क्रोध बेकाबू हो जाता था। एक बार झट से खड़े होकर भीम ने अपनी जोरदार आवाज में उस अध्यापक से कहा, महाशय आप अपना काम करें। निरर्थक की पूछताछ करने के लिए आपसे किसने कहा है? रात के 2 बजे तक स्वयं रामजी सकपाल अपने बेटे को अध्ययन के लिए जगाते थे। जब भीम पढ़ने के लिए बैठ जाता तब वो सो जाते थे। तेल के धीमे प्रकाशित दिए के पास करवट बदलते, लेटते बैठते पढ़कर सुबह 5 बजे फिर सो जाता। सुबह उठने के बाद स्नान करके स्कूल जाता था। मध्यावकाश का खाना भीम स्कूल में ही खाता था। इसी बीच रामजी सूबेदार ने एक फैसला किया। उन्होंने आनंदराव को नौकरी में लगा दिया। अब रामजी सूबेदार, आनंदराव दोनों ने भीम की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर जहां तक हो सके शिक्षा दिलाने का फैसला लिया। प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ लड़ते झगड़ते हुए भीम ने अपनी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। भीम प्रत्येक वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होता था। रामजी सूबेदार की उत्तेजना और कुछ उदार मतवादी लोगों की सहानुभूति से अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर भीम ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। भीम के पिताजी रामजी सूबेदार खुशी से फूले न समाये। भीम ने सफलता की एक सीढ़ी पार की, ये देखकर उन्हें बहुत संतोष हुआ। भीम को 750 में से 282 अंक मिले। महार जाति का कोई लड़का मैट्रिक उत्तीर्ण हो, यह उस समय एक अनोखी घटना ही मानी जाती थी। भीम के मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर एक समारोह आयोजित किया गया। उस समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्रियाशील समाज सुधारक सीताराम केशव बोले ने की। उस समारोह में मुंबई के एक और विख्यात विचारक, प्रसिद्ध अध्यापक, मशहूर ग्रंथकार तथा निष्ठावान समाज सुधारक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर भी उपस्थित थे। उन्होंने भीमराव को प्रोत्साहित किया। उन्हें भीमराव से लगाव हो गया। भीमराव के गौरव में उन्होंने 2 शब्द कहे। उस समय अपना खुद का लिखा हुआ मराठी बुद्ध चरित्र उन्होंने भीमराव को उपहार के रूप में दिया। भीमराव के मैट्रिक पास होने के थोड़े दिनों बाद ही रामजी सूबेदार ने भीमराव की शादी करने का फैसला किया।
उस समय लड़के लड़कियों की शादी अक्सर छात्र जीवन में ही होती थी। पिताजी की इच्छा मानकर भीमराव शादी के लिए तैयार हो गए। विवाह स्थल मुंबई के भायखले का बाजार था। वहां के खुले छप्पर के एक कोने में घराती बैठे हुए थे तो दूसरे कोने में बाराती इकट्ठा हुए। छप्पर के नीचे नाली से गंदा पानी बह रहा था। चबूतरे का इस्तेमाल बेंच के रूप में किया गया। बाजार के पूरे स्थान का उपयोग विवाह स्थल के रूप में किया गया। विवाह समारोह आनंद और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस समय महाराष्ट्र में अस्पृश्यों के उद्धार का आंदोलन आगे बढ़ रहा था। अस्पृश्य समाज के शिवराम जानबा कांबले महाराष्ट्र के अस्पृश्य समाज में जागृति पैदा कर रहे थे। भीमराव मुंबई के एल्फिंस्टन महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भीमराव के लिए यह एक नया अनुभव, नया जीवन और एक असंभव सा मौका था। ऐसा कहा जाए तो ठीक ही होगा। बीमारी की वजह से भीमराव का एक साल बर्बाद हुआ। भीमराव की इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होने तक रामजी सूबेदार ने लड़के की शिक्षा का बोझ बड़ी मुश्किल से संभाला। शिक्षा का यह व्यय वो नहीं संभाल सकते हैं। यह देखकर गुरुवर केलुस्कर ने सर नारायण चंद्रावरकर की मध्यस्थता से बड़ौदा नरेश से उनके मुंबई आवास में मुलाकात की। अस्पृश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने की जो घोषणा मुंबई नगर के भवन की सभा में बड़ौदा नरेश ने की थी, उसकी याद दिलाकर गुरुवर केलुस्कर ने भीमराव को बड़ौदा नरेश के सामने प्रस्तुत किया। बड़ौदा नरेश ने भीमराव से जो भी प्रश्न पूछे, भीमराव ने उनका संतोषजनक जवाब दिया। बड़ौदा नरेश ने अपनी सरकार की 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना मंजूर किया। भीमराव के महाविद्यालय में प्राध्यापक एंडरसन, प्राध्यापक मूलर जैसे प्रतिष्ठित अध्यापक थे, लेकिन उनके शिक्षण की पद्धति का असर भीमराव के मन पर नहीं पड़ सका। प्राध्यापक मूलर भीमराव को बहुत प्यार करते थे। वे भीमराव को कपड़े भी देते थे और किताबें भी देते थे। इस पर भी भीमराव के मन में नई मनोवृत्ति का संचार नहीं कर पाए। जब भीमराव महाविद्यालय में पढ़ते थे तब भी उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता था। इस प्रकार के आसपास के वातावरण से बहुत दुखी होते थे, क्योंकि दीनावस्था देखकर और उनकी करुणाजनक चीत्कार से उनका मन हताश हो जाता था। हालांकि भीमराव ने परीक्षा में कामयाबी के लिए अध्ययन शुरू किया था, फिर भी पाठ्यक्रम से हटकर किताबें पढ़ने में आनंद मिलता था। उस महाविद्यालय के जीवन में उचित मार्गदर्शन न मिलने पर भी उनका अध्ययन एक उल्लेखनीय उद्देश्य से प्रेरित होकर चल रहा था। भविष्य के जीवन में संघर्ष के लिए बुद्धि को, मन को सशक्त और सामर्थ्यशाली बनाने वाले जो साधन थे, उन्हें हासिल करना मानो उन्होंने शुरू किया था। कमरे में जब भीमराव पढ़ते थे उस समय उनके पिताजी बाहर पहरा करते थे। परीक्षा के नज़दीक आते ही भीमराव ने बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ाई की और सन 1912 में बीए की परीक्षा पास की। देश में राजनीतिक असहमति ने उस समय असंयमित उग्र रूप धारण किया हुआ था। अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटने का काम दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस संबंध में किए गए अनुरोध, निषेध, निवेदन सब देशद्रोह की भनक है, ऐसा अंग्रेजों की सरकार मानती थी। अंग्रेजों की सरकार के मतानुसार उस आंदोलन के सभी नेता देशद्रोही थे। उस समय सरकार ने लोकमान्य तिलक को मंडाले और सावरकर बंधुओं को अंडमान भेज दिया। महाराष्ट्र के तेजस्वी संपादकों को कारागृह में बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों में से कुछ लोगों को फांसी भी दी गई। इस जुल्म और सितम की वजह से सारे देश में असंतोष की प्रचंड लहरें एक के बाद एक फैलती जा रही थी। इसलिए तिलक के पुनरागमन तक महाराष्ट्र में भीषण शांति फैल गई। देश की इन ज्वालाग्रही घटनाओं की प्रतिध्वनि भीमराव के देशाभिमानी मन पर कितनी गहरी पड़ी, उसकी एक झांकी उनके प्रांतिक कोश व्यवस्था का विकास नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ में देखने को मिलती है। रामजी सूबेदार की अभिलाषा थी कि भीमराव मुंबई में ही रहे और कुछ भी हो बड़ौदा न जाए। बड़ौदा का परिवेश भीमराव को रस नहीं आएगा, ऐसा उन्हें अपने हृदय में महसूस हुआ होगा। इसलिए उन्होंने भीमराव के मन को बदलने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन भीमराव अपनी जिद पर अड़े रहे। स्नातक करने के बाद बड़ौदा रियासत में पिताजी की अभिलाषा के विपरीत नौकरी की। बड़ौदा सरकार की सेना में भीमराव को लेफ्टिनेंट पद पर तैनात किया गया। इत्तफाक ही ये था कि भीमराव को बड़ौदा गए हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि पिताजी के बीमार होने का टेलीग्राम भीमराव को अनायास मिला। भीमराव ने टेलीग्राम पढ़ा और सीधे मुंबई के लिए गाड़ी पकड़ ली।
भीमराव रास्ते में सूरत स्टेशन पर पिताजी के लिए सूरत की मिठाई लेने के लिए रेलगाड़ी से नीचे उतरे। सूरत में मिठाई लेते समय थोड़ी देर हो गई, रेलगाड़ी मुंबई के लिए चली गई। दूसरी रेलगाड़ी मिलने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ा। भीमराव दोपहर में बड़ी देर से मुंबई पहुंचे। घर में जाकर देखा तो पिताजी मृत्युशैया पर लेटे थे। रिश्तेदार और पड़ोसी उनके पास चिंतामग्न होकर बैठे थे। वो नजारा देखते ही भीमराव के मन में आकस्मिक निधन का भय हो गया। मृत्युशैया पर पड़े हुए उस धर्म पुरुष के प्राण भीमराव को देखने के लिए अटके हुए थे। भीमराव के आ जाने की खबर सुनते ही उन्होंने आंखें खोली। अपने दुलारे बेटे की पीठ बड़े प्यार से थपथपाई। अपने जीवन की आशा की एकमात्र पूंजी को उन्होंने स्नेह युक्त आंखों से देखा और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भीमराव जोर जोर से रोने लगे। उनके आक्रंदन के सामने और किसी का शोक सुनाई नहीं देता था। रामजी सकपाल आजीवन उद्यमशील, महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी जीवन व्यतीत करते रहे। वे अपने पीछे अपने बंधुओं के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए एक ऐसी वसीयत छोड़ गए जिसकी उन्होंने अपने जीवन भर कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन काल में मुसीबत और मोह का आमना करने के लिए आवश्यक शक्ति और हिम्मत, ये गुण उन्होंने अपने बेटे की रग रग में भर दिए थे। बेटे के समकालीनों में शायद दिखाई देने वाली दिव्य धार्मिकता से उसका जीवन तेजोमय करके उस स्वाभिमानी पुरुष ने इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कहा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और अंत में हर वीडियो की तरह आपसे प्रार्थना करता हूं कि बच्चों को अवश्य शिक्षित करें, शिक्षित समाज तैयार करें। हमारे पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का यही सपना था। आपने अपना अमूल्य समय दिया। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।